नमस्कार, मैं रवि शाह आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्कूल फॉर अकाउंटेंट्स में। अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं और आप अकाउंट्स पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आगे की वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 14 डेप्रिसिएशन। आज हम समझेंगे डेप्रिसिएशन क्या होता है और डेप्रिसिएशन हम लगाते ही क्यों हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है, डेप्रिसिएशन मीन्स फॉल इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट्स। अब ये टेंजिबल एसेट्स क्या है? टेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे प्लांट, मशीनरी, ऑफिस इक्विपमेंट, एसी और भी बहुत सारी चीजें जिन्हें हम देख और छू सकते हैं। यानी डेप्रिसिएशन का मतलब हो गया टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू में डिक्रीज होना। क्या कहलाता है? डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन लगाएंगे ही क्यों? इसका रीजन है, जब मशीन को हम यूज करते हैं तो कंटिन्यूसली यूज करने के बाद उसकी एक्चुअल कैपेसिटी जो है वो प्रोडक्शन की धीरे धीरे या फिर सर्विस की धीरे धीरे कम होती जाती है। दूसरा है वियर एंड टियर, मतलब जब मशीन है चलती है तो खराबियां भी होती है, मेंटेनेंस भी कराना होता है, जिसकी वजह से भी उसकी एफिशिएंसी में क्या होता है? डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। फिर होता है ऑब्सोलेंस। अब इसका मतलब ये होता है, जैसे हम कोई मशीन यूज कर रहे हैं लेकिन मार्केट में इससे भी अच्छी कॉस्ट इफेक्टिव मशीन अगर आ जाती है और हम वो लेते हैं तो उससे क्या होता है? इसकी वजह से भी हमें डेप्रिसिएशन लगाना होता है। इफ्लेक्स ऑफ टाइम, इसका मतलब होता है समय के साथ साथ भी चीज़ों को हमें रिप्लेस करना पड़ता है। तो फिर इन वजहों से हम क्या करते हैं? मशीन पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं और डेप्रिसिएशन हमेशा टेंजिबल एसेट्स पे लगाते हैं। अब हमने ये तो सीख लिया कि क्यों लगाते हैं, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव क्या है डेप्रिसिएशन लगाने का, अब हम वो सीखते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस हमारा सही आए, इसके लिए भी हमें डेप्रिसिएशन लगाना जरूरी होता है। अब अगर हम अपने सारे एक्सपेंस को, डेप्रिसिएशन क्या है? एक नॉन कैश एक्सपेंस है, इसके लिए हमें, इस एक्सपेंस के लिए हमें किसी को कुछ देना नहीं होता, कैश या बैंक के थ्रू पेमेंट नहीं करनी होती, लेकिन ये हमारे बिजनेस का एक्सपेंस होता है। अब जब हम सही सारे एक्सपेंसेस को माइनस नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? करेक्ट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आएगा, इसलिए हम डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करने के लिए। अब दूसरा है टू शो ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन यहाँ हो गया, अगर हम मशीन में से अगर डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करेंगे तो बैलेंस शीट पे क्या होगा? मशीन हमारे ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखेंगी, जिसका मतलब हो गया कि हमने अगर मशीन 1 लाख रुपए में ली है तो उसकी वैल्यू आज भी 1 लाख रुपए ही है, जबकि मशीन की वैल्यू क्या होती है? धीरे धीरे कम होती जाती है। जैसे आपने देखा, आप मार्केट से कोई भी चीज लाते हैं तो लाने के बाद अगर आप फिर उसे सेल करना चाहते हैं तो वो फिर एग्जैक्ट अमाउंट में सेल नहीं होती, वो क्या होता है? फिर हमें उसे लॉस में सेल करना होता है। वैसे ही है, जैसे हम प्रोडक्शन करते हैं किसी मशीन से या कोई भी ऑफिस इक्विपमेंट या टेंजिबल एसेट्स को हम यूज कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू कम होती रहती है। तो फाइनेंशियल पोजीशन हमारी सही दिखे, इसके लिए भी हमें डेप्रिसिएशन लगाना जरूरी होता है। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या है? अगर हमें एक प्रोडक्ट की कॉस्ट जाननी है कि इस प्रोडक्ट को, पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में हमारा कितना पैसा खर्च हुआ है, तो उसके लिए हमें सारे एक्सपेंसेस को ऐड करना होता है। जैसे रॉ मटेरियल अगर हमने लिया है तो हम उसे प्लस करेंगे, कोई अगर हमने लेबर पे खर्च जितना किया है वो हम प्लस करेंगे, प्लस जो हमारे ओवरहेड्स हैं, जो अदर खर्चे हैं हमारे, उन्हें क्या करेंगे? उन्हें भी हम ऐड करेंगे ताकि एक प्रोडक्ट की कॉस्ट हम
फाइंड कर सकें, जिससे कि हमें ये पता चल सके कि हम उस प्रोडक्ट को कितने में सेल कर सकते हैं। तो ये हो गया। फोर्थ पॉइंट है फंड फॉर रिप्लेसमेंट। फंड फॉर रिप्लेसमेंट, अब इसका मतलब क्या है? आज हमने मशीन खरीद ली, चाहे हमने अपने पैसे लगाए हों या फिर हमने बाहर से लोन लिया है। अब उस मशीन को हम यूज़ करेंगे, 2 साल 4 साल 5 साल यूज़ करते हैं। जब वो मशीन वर्किंग कंडीशन में नहीं रहेगी तो क्या फिर हमें बाहर मार्केट से लोन या फिर घर से पैसा लगाने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं। हम फिक्स एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं ताकि हम इस मशीन को जब ये वर्किंग कंडीशन पे ना रहे तो हम इसे रिप्लेस कर सकें, इसलिए भी हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। अब लीगल प्रोविजन। प्रोविजन भी इनकम टैक्स एक्ट, कंपनीज एक्ट कहती हैं कि हमें अपने टेंजिबल एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए। तो इन 5 पॉइंट से हम इन 5 पॉइंट के पर्पस को फुलफिल करने के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। ये तो हमने ऑब्जेक्टिव सीख लिया। अब हम ये देखेंगे कि डेप्रिसिएशन हम फाइंड कैसे करेंगे। तो उसके लिए 3 चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है। पहला, हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ एसेट्स। कॉस्ट ऑफ एसेट्स का मतलब होता है कि एक मशीन को या किसी भी इक्विपमेंट को परचेज करने से लेकर उसके वर्किंग कंडीशन तक आने के जो खर्चे होते हैं वो क्या होता है? कॉस्ट ऑफ एसेट्स। अब हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ एसेट्स क्या होता है? हिस्टोरिकल का मतलब हो गया जो उसके स्टार्टिंग में प्राइस थी उसी को हम हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ एसेट्स कहते हैं। दूसरा, एस्टिमेटेड रेसिडुअल और स्क्रैप वैल्यू, मतलब मशीन है, टेंजिबल एसेट्स है, चाहे वो वर्किंग कंडीशन में ना रहे लेकिन एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ मशीन उसकी कुछ ना कुछ स्क्रैप वैल्यू रहती है। तो डेप्रिसिएशन फाइंड करने के लिए हमें स्क्रैप वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है, यानी डेप्रिसिएशन फाइंड करने के लिए हमें स्क्रैप वैल्यू की ज़रूरत होती है। अब तीसरा है हमारा यूजफुल और इकोनॉमिकल लाइफ ऑफ एसेट्स, यानी हम अगर किसी बिजनेस में एंगेज हैं तो हमें पता होता है कि किस मशीन की कितनी लाइफ है, या फिर हम जहाँ से मशीन परचेज करते हैं हमें वो बताता है कि इस मशीन की इतनी लाइफ होती है। तो हमें ये 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, किस लिए? डेप्रिसिएशन को फाइंड करने के लिए। अब हम इसे छोटे से एग्जाम्पल के साथ सीख लेते हैं। जैसे मशीन एक्स है 1 लाख रुपए का। अब मशीन एक्स हमने खरीद लिया 1 लाख रुपए में। मशीन को जहाँ से हमने खरीदा है अपने फैक्ट्री तक लाने का खर्च होता है। तो मान लेते हैं कि 20,000 रुपये का हमारा फ्रेट एक्सपेंस हुआ है। तो यहाँ पे हम फ्रेट लिख लेते हैं 20,000 रुपये। हम मशीन को अपने फैक्ट्री एरिया में लेके आ गए हैं। अब इसे इंस्टॉलेशन का भी एक खर्चा होता है, यानी मशीन को हम वर्किंग कंडीशन में लेके आते हैं। तो इंस्टॉलेशन एक्सपेंस ले लेते हैं, ये मान लेते हैं 10,000 रुपये। टोटल हमारा जो कॉस्ट हो गया वो हो गया 1,30,000। ये हमारा कॉस्ट हो गया मशीन का। अब सपोज मान लेते हैं इस मशीन की स्क्रैप वैल्यू 10,000 रुपये है। तो यहाँ पे हम स्क्रैप वैल्यू 10,000 लिख लेते हैं। अब जो लाइफ ऑफ एसेट्स है वो हम 6 ईयर मान लेते हैं। लाइफ ऑफ एसेट्स 6 ईयर। अब डेप्रिसिएशन हमें जो कैलकुलेट करना है उसका एक फॉर्मूला होता है, वो डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय
लाइफ ऑफ एसेट्स, तो हमारा ये आ जाएगा 1,30,000 माइनस 10,000 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 20,000 रुपये पर एनम। हमें क्या करना है, डेप्रिसिएशन को चार्ज करना है। तो ये हमारा डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला है, जिसे हम आगे आने वाले जो क्वेश्चन है हमारे उसमें हम यूज करेंगे। अभी तक हमने बात करी टेंजिबल एसेट्स की कि टेंजिबल एसेट्स पे हमें डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए। अब यहाँ बात आती है कि इंटेंजिबल एसेट्स का क्या करेंगे, उनकी भी एक कॉस्ट होती है। तो इंटेंजिबल एसेट्स की जितनी भी कॉस्ट होगी उसे हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ यूजफुल लाइफ से, यानी जितने टाइम तक हम उसे यूज कर सकते हैं। सपोज अगर हमने कोई पेटेंट दिया है 10 साल के लिए और उसकी कॉस्ट 10 लाख रुपए है, तो 10 लाख को डिवाइड करेंगे 10 से, यानी 1 लाख रुपए हम पर एनम वैल्यू अमोर्टाइज करेंगे। यानी इंटेंजिबल एसेट्स पे जो वैल्यू डिक्रीज का प्रोसीजर होता है उसे हम अमोर्टाइजेशन कहते हैं। तो अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल एसेट्स के केस में होता है, एप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन के जैसे ही एक डिप्लेशन होता है। अब ये क्या होता है, जब भी हम जमीन के अंदर से कोई मेटल निकालने के लिए हम कोई एक्सपेंस करते हैं तो उसे क्या होता है, उसे डिप्लेशन कहते हैं, उस वैल्यू को डिक्रीज करने के लिए। यानी जिस तरह से हम डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन लगाते हैं उस तरह से ही अगर हमने मेटल निकालने, जमीन के अंदर से मेटल निकालने के लिए अगर गवर्नमेंट से कोई लीज करवाया है तो उस लीज अमाउंट को भी हम डेप्रिशिएट करते हैं जितने नंबर ऑफ ईयर के लिए हमें वो लीज मिला है, यानी लीज पीरियड के लिए। सपोज हमने कोई कोयल निकालने के लिए, कोयलिंग माइनिंग के लिए हमने गवर्नमेंट से परमिशन ली है 5 साल के लिए 1 करोड़ रुपए में, तो 20 लाख रुपए पर एनम हम डिप्लेशन करेंगे अपनी बुक्स में। यानी 3 चीजें होती हैं, डेप्रिसिएशन होता है टेंजिबल एसेट्स के केस में, अमोर्टाइजेशन होता है इंटेंजिबल के केस में, और जब हम मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं जमीन के नीचे से तो उसे हम डिप्लेशन कहते हैं। ये सारी चीजें हो गई जो मैंने आपको बता दिया है। अब आते हैं वापस हम डेप्रिसिएशन पे कि डेप्रिसिएशन फाइंड करने के या बुक्स मेंटेन करने के कितने मेथड होते हैं। बेसिकली 2 मेथड होते हैं डेप्रिसिएशन को मेंटेन करने के लिए। पहला होता है एसएलएम और दूसरा होता है डब्ल्यूडीबी। एसएलएम होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी हर एक एनम हमारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट फिक्स होता है, और डब्ल्यूडीबी होता है रिटर्न डाउन वैल्यू, जिसका मतलब होता है जो भी हमारा बैलेंस आएगा डेप्रिसिएशन होने के बाद नेक्स्ट ईयर हम बैलेंसिंग अमाउंट पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो इन्हीं दोनों मेथड को हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मेरा एफर्ट अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।